हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम जो हमने कल क्लास की थी 15वीं क्लास, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आज की हमारी 16वीं क्लास है, जिसमें हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम कल त्रिभुज, आयत, वर्ग, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर भी बाकी सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारी पढ़ाने के तरीके को, अपनी टीचिंग स्टाइल को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखिए, हमने वृत्त के बारे में पढ़ा था अपने उसमें वीडियो में लास्ट तक हमने वृत्त के बारे में पढ़ लिया था। अब कुछ वृत्त से रिलेटेड कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि वृत्त की जीवा और चाप। जैसे कि मैंने कल बता भी दिया था आपको कि जीवा क्या होती है। मान के चलिए, अगर ये कोई वृत्त है तो वृत्त के दो बिंदुओं पे, वृत्त की परिधि पे यदि दो बिंदु हम खींचें और दोनों बिंदु को आपस में मिला दें तो वो हमारी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। मान लीजिए इस वृत्त का एक केंद्र है, तो जीवा जो होती है वो कहीं भी हम वृत्त में खींच सकते हैं। और यदि हम केंद्र से होकर किसी जीवा को गुजारते हैं तो ये हमारा व्यास भी होती है, जिसे हम डी से, डायमीटर जिसे कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं व्यास को। और व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि ये केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, और जीवा यहाँ से भी होकर जा सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी होकर जा सकती है। बस वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलानी चाहिए। ठीक है, तो जीवा हमने देख लिया। अब चाप क्या होती है? सपोज दैट, मान लीजिए यदि हम इसको मिटा देते हैं, दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। यदि हम एक जीवा यहाँ पे खींचते हैं तो ये सर्कल दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग हमारा ये हो गया। तो जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे? जो छोटा वाला भाग होगा उसे हम लघु चाप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं और रेखा खींच देते हैं, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये जो सर्कल टाइप का है, इसे हम चाप कहते हैं। तो ये दीर्घ चाप हो गई क्योंकि ये बड़ी है, और ये छोटी है, इसे हम लघु चाप कहते हैं। और इसे जीवा द्वारा हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। यदि यही चाप वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और यदि केंद्र से होकर ना गुजरे तो एक लघु चाप हो जाएगी और एक दीर्घ चाप हो जाएगी। और यदि केंद्र से होकर गुजरती है तो वृत्त क्या होगा? दो बराबर भागों में बट जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, वृत्त की जीवा और चाप देख ली। अब आगे हम देखते हैं अर्धवृत्त और अर्धवृत्त का क्षेत्र हम देख लेते हैं। जैसे कि मानिए ये हमने सर्कल एक ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके केंद्र से होकर ये रेखा गुजर रही है, तो ये क्या करेगी? इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा ना, जैसे ये वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला भाग जो हो जाएगा इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड भाग मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट भाग क्या हो जाएगा? ये अर्धवृत्त हो जाएगा, आधा वृत्त का आधा भाग। तो इसका जो ये टोटल क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे अर्धवृत्त कहेंगे, इसे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि ये इससे दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है। तो ये इसका अर्धवृत्ताकार क्षेत्र हो जाएगा, और जो दूसरा वाला भाग है ये भी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र हो जाएगा। तो आधे वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्धवृत्ताकार क्षेत्र कहलाता है। और जो वृत्त का जो व्यास होता है, या जो जीवा सबसे बड़ी होती है, जो केंद्र से होकर जाती है, वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो उससे क्या होता है? अर्धवृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वृत्त का अभ्यंतर तथा बहिर्भाग वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, हमारा सर्कल है, ठीक है। तो ये वृत्त के जो अंदर का भाग होता है उसे हम वृत्त का अभ्यंतर यानी कि आंतरिक भाग कहते हैं। अगर इस आंतरिक भाग में हम कहीं भी एक बिंदु को लें तो इसे हम क्या करेंगे? ये अभ्यंतर बिंदु है। और यदि हम कोई बाहर बिंदु लेते हैं तो इसे क्या करेंगे? ये बहिर्भाग में है ये जो बिंदु है। यदि अंदर वाला जो बिंदु हम है ये त्रिज्या से छोटा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए, त्रिज्या का मतलब क्या होता है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, या फिर यहाँ से लेकर ये भाग भी जो है ये इसकी क्या हो जाएगी?
त्रिज्या हो जाएगी। तो यदि कोई बिंदु अंदर स्थित है वृत्त के तो ये त्रिज्या से क्या होगा, छोटा होगा। त्रिज्या से इसकी दूरी क्या होगी, केंद्र से इसकी दूरी कम होगी, यानी कि त्रिज्या से इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये वृत्त के कहीं भी अंदर स्थित होगा तो कभी भी त्रिज्या से क्या होगा, ये छोटा ये रेखा होगी। और यदि परिधि पर स्थित होगा तो क्या होगा, त्रिज्या के बराबर होगी। इस जो इसकी दूरी होगी इस बिंदु की, यदि परिधि पर स्थित होता है तो क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। और यदि कहीं बाहर स्थित होता है तो क्या होगी, त्रिज्या से बड़ी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वृत्त का आंतरिक क्षेत्र है और ये बाह्य क्षेत्र है। अब हम देख लेते हैं संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। देखिए, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तब उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। संकेंद्रीय मतलब समान इसके केंद्र हो। जैसे कि मान के चलिए ये एक बिंदु है और ये हमने इसके चारों ओर एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, और ये एक और हमने इसका बड़ा वृत्त खींच दिया। तो ये फर्स्ट वृत्त और ये सेकंड वृत्त, दोनों का जो केंद्र है वो यही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, संकेंद्रीय वृत्त हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो जब दो वृत्तों का केंद्र समान हो, दो या तीन वृत्तों का या अधिक वृत्तों का केंद्र समान हो तो वो सभी वृत्त एक दूसरे क्या होंगे, संकेंद्रीय वृत्त होंगे। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछ देता है संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम त्रिज्यखंड क्या होता है। सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में त्रिज्यखंड को। देखते हैं क्या होता है। देखिए, सपोज करिए कि ये एक वृत्त है, ठीक है, तो इससे वृत्त में ये मान लीजिए केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या हो गई और एक ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, यदि इस भाग को, इस भाग ये फर्स्ट वाला और ये इस भाग को यदि हम काट के निकालें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसा, और बाकी का ये जो भाग है वो इस तरह से है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ना, ये वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। जब दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के किसी भाग को हम अलग कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, या इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये दो त्रिज्याओं द्वारा इसे अलग करके ये जो चाप होती है ये हमारा कुल त्रिज्यखंड कहलाती है। त्रिज्याओं का एक खंड, ठीक है, टुकड़ा। तो आप समझ गए होंगे त्रिज्यखंड सेक्टर किसे कहते हैं। अब हम छेदक रेखाओं को समझ लेते हैं, क्योंकि छेदक रेखा से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, तो वृत्त को जो रेखा किन्हीं दो बिंदुओं से छेदती हुई आर पार निकल जाती है उसे हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, और छेदक रेखा कभी भी वृत्त को अधिक से अधिक दो ही बिंदुओं पर छेद कर सकती है। ठीक है, दो ही बिंदुओं पर इंसेक्ट होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं केंद्र रेखा क्या होती है। जब दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्र से होकर एक रेखा गुजरती है तो उसे हम केंद्र रेखा कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एक वृत्त हो गया और ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पे केंद्र हो गया, इसका यहाँ पे, और कोई रेखा है जो इन दोनों के केंद्र से होकर गुजर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, संकेंद्र रेखा कहेंगे। संकेंद्र नहीं, केंद्र रेखा कहेंगे, क्योंकि ये दोनों के वृत्त से होकर जा रही है। ठीक है, आई होप अब आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और हम आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे वृत्त के प्रगुण दिख रहे होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, पहला जो है वो है केंद्र बिंदु और त्रिज्या एक निश्चित वृत्त परिभाषित करते हैं। यानी कि यदि किसी दो वृत्तों की केंद्र और जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग होंगे तो दोनों वृत्त क्या होंगे, अलग अलग होंगे, परिमाप अलग होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अलग होगा। ठीक है, सब चीज़ उसका क्या होगा, दोनों वृत्तों का अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट है कि एक वृत्त का एक ही केंद्र होता है। तो कभी भी याद रखिएगा एक वृत्त में एक ही केंद्र हो सकता है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है एक वृत्त के अनंत व्यास और अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक वृत्त में आप अधिक से अधिक कितनी जीवाएं या त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एक वृत्त में अनंत व्यास तथा अनंत त्रिज्याएं होती हैं। एक ही वृत्त में सभी व्यास तथा सभी त्रिज्याएं परस्पर क्या होती हैं,
समान होती हैं। तो कभी भी इस बात को याद रखिएगा कि यदि कोई एक त्रिज्य है तो उसकी, यदि कोई एक वृत्त है तो उसकी सारी त्रिज्याएं एक दूसरे के समान होंगी, ठीक है, और व्यास भी समान होगा। अब है चौथा पॉइंट, समान त्रिज्याओं अथवा समान व्यासों वाले वृत्त समान होते हैं। तो जब भी किसी वृत्त की त्रिज्याएं समान हो या व्यास समान हो तो वो दोनों त्रिज्यों का, वो दोनों जो वृत्त होंगे वो एक दूसरे के समान होंगे, यानी कि क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, कोई भी चीज़ हो उसका समान ही होगा, ठीक है। पांचवा हमारा पॉइंट है, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है यानी भीतर है तो वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम, वृत्त पर है तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर तथा बाहर है तो वृत्त की त्रिज्या से अधिक। अभी जो मैंने आपको पॉइंट समझाया था अभ्यंतर और बहिर्भाग में, ठीक है, तो उस तरह से वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो त्रिज्या से कम होगी, अगर परिधि पर है कोई बिंदु तो त्रिज्या के बराबर, और परिधि से बाहर है तो त्रिज्या से अधिक किसी की रेखा होगी, ठीक है। अब छठा हमारा पॉइंट है, कोई रेखा वृत्त को अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकती है। अभी हमने बताया, जब छेदक रेखा हमने बताया तो कोई भी रेखा हो वो वृत्त को अधिक से अधिक दो ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है या छेद सकती है। सातवां हमारा पॉइंट है, संकेंद्र वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, संकेंद्र वृत्त जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे नहीं। यदि एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे वो काट देते हैं तो वो संकेंद्र वृत्त नहीं होंगे, ठीक है, उनका केंद्र एक नहीं हो पाएगा। आठवां हमारा पॉइंट है, दो वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि जब दो वृत्त होते हैं वो अधिक से अधिक एक दूसरे को दो ही पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको देख भी सकते हैं, मान लीजिए कोई ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, और ये वाला एक वृत्त हो गया, यहाँ पे हम इसे खींच देते हैं। तो यदि हम इन दोनों को पास लेकर आएँ तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, ये वृत्त और ये ऐसे। तो कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ठीक है। आप कैसे भी कीजिए अधिक से अधिक दो वृत्त एक दूसरे को दो ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। 16 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है ये देख लीजिए आप। जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए एक सर्कल है। अब व्यास क्या होता है, जो दो, यदि केंद्र से होकर हम एक रेखा गुजारें जो दो बराबर भागों में इसको बांटता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रहा है। और ये केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है ये r होती है, और इस केंद्र से अगर इस तरफ की दूरी को देखें हम तो ये भी r हो जाएगी, ठीक है। तो व्यास हमारा क्या किसके बराबर हो रहा है, ये जो पूरी रेखा है, एक तो ये r हो गया और एक ये वाला r, तो r प्लस r इक्वल टू 2r। तो व्यास हमारा किसके बराबर हो गया, त्रिज्या के दो गुने के, ठीक है। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है, ठीक है। आई होप अब इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, अब एक अगला चैप्टर है परिमिति यानी कि परिमाप, इसे इंग्लिश में हम पेरीमीटर भी कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये डीएलएड का ये हमारा फाइनल चैप्टर है। एक चैप्टर और बचा हुआ है जो हमने बीच में छोड़ दिया है, जिसमें हमने ये जो पाई चार्ट होता है या बार ग्राफ हम कह सकते हैं या पिक्टोग्राफ, उसमें अधिकतर ये सब चीज़ें ग्राफों के बारे में दिया हुआ है। वो चैप्टर हमारा सिर्फ बचेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो वो हम इसके बाद पढ़ा देंगे। उसके बाद आपका मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इस चैप्टर को देख लेते हैं, परिमिति, परिमाप, पेरीमीटर होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, परिमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि और दूसरा है मिति, ठीक है, परि धन मिति। परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे हम कहते हैं परितः, ठीक है, परितः मतलब चारों ओर। और मिति का अर्थ होता है मापना, यानी कि किसी चीज़ को चारों ओर से मापना, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पे परिमाप जो होता है वो किसी भी चीज़ की चारों भुजाएं हो या तीन भुजाएं हो या चारों तरफ की माप को हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये कोई संरचना है इस तरह की, ठीक है। इसका अगर यदि हम परिमाप पूछें, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, जितनी भी इसमें भुजाएं दी हुई हैं
इन भुजाओं की लंबाइयों का योग ही इसका परिमाप हो जाएगा। किसी भी चीज़ का परिमाप उसकी भुजाओं की को टोटल लंबाई का योग ही होता है, ठीक है। जैसे कि चलिए अब हम एक एक करके वृत्त हो गया, त्रिभुज, आयत, वर्ग, इन सब के परिमाप को देखते हैं। देखिए जैसे यदि हम बात करें वृत्त की, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वृत्त की। तो वृत्त का परिमाप क्या हो सकता है? देखिए वृत्त की ये जो परिधि होती है यही इसका परिमाप होती है, क्योंकि ये इससे ही मिलकर बना होता है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप कहिए या आप इसे परिधि भी कह सकते हैं, ठीक है, वो होता है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो यदि आपको कभी भी वृत्त का परिमाप निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है? त्रिज्या है, पाई का मान हमेशा दे रखा होगा, या तो 3.14 या फिर 22/7 जो भी दिया होगा, या आप उससे निकाल सकते हैं या आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, कैसे आपको मान दिए हुए हैं जो आपको सूटेबल लगे। बात करिए यदि त्रिभुज की, तो त्रिभुज में मान लीजिए ये ए है, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो यदि हम बात करें इसके परिमाप की तो वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा, ठीक है। यदि ए बी रेखा को, बी सी रेखा को और सी ए रेखा का हम योग निकालें, या फिर यदि हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे सी मान लें, ठीक है, तो नहीं, अब हम एक जैसा नहीं मान सकते हैं, तो इसे हम बड़ा ए मान लेते हैं, और ये हो गया बी और ये सी, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो यदि ए बी का हम मान रखें कैपिटल ए, बी सी का मान रखें कैपिटल बी और सी ए का कैपिटल सी, तो यही क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें समबाहु त्रिभुज के, ये तो एक विषमबाहु त्रिभुज की बात हो गई, ठीक है, जो कि त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यदि हम बात करें समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, तो ये त्रिभुज हो गया। यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं समान होगी, ये भी ए होगी, यदि ये ए है तो ये सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो इसके परिमाप को यदि हम लिखें तो ए प्लस ए लिखेंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 3 × ए, 1 2 और 3 ए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3 × ए हो जाएगा। यदि हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं। यदि ये दो भुजाएं समान हैं और ये बी है, तो इसका क्या हो जाएगा परिमाप? ए प्लस ए और प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा, इस भुजा का जो भी माप दिया हो, इस भुजा का जो भी माप दिया हो, इस भुजा का जो भी माप दिया हो, तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मत रटिएगा, क्योंकि फॉर्मूला को आप समझेंगे नहीं, खाली रट लेंगे तो आपको बस से ही भूल जाएगा। यदि मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, तो 2 2 4 2 6, इसका परिमाप आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप रखेंगे 3 × ए का मान 2, तो आपका 6 ही आएगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि सारी भुजाओं का आप जो भी मान दिया हो उसे जोड़ दीजिएगा, आपका परिमाप निकल आएगा। तो त्रिभुज हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं आयत का परिमाप, देख लेते हैं क्या होगा। तो आइए आयत का परिमाप देखते हैं। तो आयत को हम किस तरह से बनाते हैं? ये आपका क्या हो गया? आयत हो गया, इसे आप रेक्टेंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हम जानते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। यदि इसे हम a मान लें तो ये भी a हो जाएगा, इसे b मान लें तो ये भी b हो जाएगा। चाहे छोड़िए a या b ना मानकर हम l × b मान लेते हैं, ठीक है। ये लंबाई होती है, लंबाई को हम l मान लेते हैं, चौड़ाई को हम b मान लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं चारों भुजाओं का योग होता है, तो l प्लस l प्लस b प्लस b, ठीक है, l प्लस l b प्लस b। तो l क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा, b और b क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। इसमें से हम 2 को कॉमन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा? l प्लस b, यानी
इसका परिमाप जो हो गया वो 2 इंटू इस L का मान और इस B का मान का योग के बराबर इसका परिमाप हो जाएगा। या तो आप सूत्र याद रख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर आप ऐसे देख लीजिएगा कि इसका जो भी मान दिया हो, इसका मान और इसका मान सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। इस सूत्र रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करें यदि वर्ग की, तो वर्ग हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजा समान होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। इसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसके परिमाप की यदि हम बात करें तो यदि ये भुजा ए है, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि सारी भुजाएं समान होती हैं वर्ग की। तो परिमाप की बात करें तो ए प्लस ए प्लस ए और प्लस ए हो जाएगी। कितने ए हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू ए। तो वर्ग का परिमाप क्या आ गया हमारा, 4 इंटू ए आ गया। या फिर आप बस इसको जोड़िए, इसकी माप को और इसकी माप को, सबकी माप को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और या तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपका कोई पंचभुज दिया हो, यानी 5 भुजाओं से घिरी आकृति दी हो, ठीक है। यदि आपका कोई षटभुज दिया हो इस तरह से, ठीक है। इसकी हम बात करें तो यदि ए भुजा ए है, ये सारी भुजा यदि हम ए मान लें तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 5 भुजाएं हैं और ए। यदि इसकी सारी भुजाओं को हम ए मान लें तो इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए। तो इसी तरह से परिमाप परिमाप का आप इतना समझिए, इस सारी भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है, ठीक है। आई होप आप परिमाप समझ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखा होगा। यदि किसी आयत की भुजा की लंबाई क्रम से 25 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, लंबाई 25 और चौड़ाई 15। ये एक आयत हमने बना लिया। लंबाई बोल रहा है 25, ये लंबाई होती है, और चौड़ाई हमारा क्या बोल रहा है, 15 क्या मीटर। ये हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो यदि ये 15 है, ये 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगा। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें परिमाप निकालना है। देखिए, यदि हम फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही हमने अभी देखा है। तो लंबाई की जगह पे लंबाई रख लेते हैं 25, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई रख लेते हैं 15, ठीक है। 2 इंटू 25 और 15 को जोड़ देते हैं, हमारा 40 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, क्या, मीटर, ठीक है। तो हमारी कितना इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम दूसरे तरीके की बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया था अभी चारों भुजाओं का योग जोड़िए। पहली भुजा हमारी 25, दूसरी 15, फिर तीसरी 25 है और फिर से ये 15 हो गई, ठीक है। 25 25 50 और 15 दूनी 30, 50 और 30 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 मीटर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से भी फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो ये तरीका अपनाइए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक दिया है, यदि किसी वर्गाकार आकृति की प्रत्येक भुजा 15 मीटर है तो आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार आकृति की बोला है, ठीक है। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। यदि इसमें ये न भी बोला होता कि प्रत्येक भुजा, तब भी यदि वर्ग की बात कर रहा है और एक भी भुजा दी हुई है तो आप समझ जाइएगा कि इसकी चारों भुजाएं क्या है, 15 मीटर ही है। तो एक 15 दिया है तो ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें यदि तो 4 इंटू ए होता है, तो 4 इंटू 15 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 60 क्या, मीटर। या फिर यदि आप जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तीन 45 और 15 चौक 60, ऐसे भी हमारा आ जाएगा।
या फिर फार्मूले से भी हमारा आ जाएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तिकोने पार्क की भुजाएं 180 मीटर, 210 मीटर तथा 160 मीटर है। इसके तीनों ओर तार लगवाने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? कह रहा है एक त्रिकोणा पार्क है, ठीक है, इस तरह का पार्क है, ठीक है। इसकी एक भुजा दिया है 180 मीटर, दूसरी 210 दिया हुआ है और तीसरी 160 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ये किस तरह का त्रिभुज हो जाएगा? ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं अलग अलग है। तो ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसके चारों ओर हमें क्या लगाना है? तार लगाना है। तो तार कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो इसकी लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 160 प्लस 210 प्लस 180 सबको जोड़ देंगे, यानी कि हमें 550 मीटर तार की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका परिमाप क्या आएगा? 550 आएगा यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो। एक अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप पूछ रहा है। एक वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका परिमाप यानी कि परिधि पूछ रहा है। तभी मैंने वृत्त की परिधि निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया था कि आप 2πr का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 2 है, पाई का मान हम रखते हैं यहाँ पे 22/7। आर जो दिया हुआ है यही तो दूरी है ना, त्रिज्या दी हुई है, यानी कि आर का मान दिया हुआ है 7। 7 से 60 काटेंगे और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो परिमाप है, यानी कि इस जो घेरा है इसकी लंबाई क्या हो गई? 44 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक अगला सवाल दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये BTC 2015 के सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है कि एक बगीचे की लंबाई दी हुई है 115 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर से घेरने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? लंबाई और चौड़ाई देखकर ऐसे ही पता चल रहा है कि एक आयत है, तो आयत के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं 2 × L + B, या फिर चारों भुजाओं को जोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, तो हम जानते हैं कि 2πr सूत्र होता है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन दिया है कि आयत की भुजाओं की लंबाई व चौड़ाई क्रम से L तथा R सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? तो यदि लंबाई L दी हुई है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी है, तो 2 × L + R हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी आयत की भुजा की लंबाई क्रम से 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो आयत की परिमाप बताइए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आम के बगीचे की लंबाई क्रम से है 65 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर से घेरने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? ये भी बहुत आसान सवाल है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दे ही दिया है, चूँकि लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न है, इसका मतलब ये आयत है, तो आयत के लिए आप 2 × L + B लगाएंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है कि SP फार्म हाउस एक तिकोने पार्क की तरह है, जिसकी तीनों भुजाएं क्रम से हैं 60, 70 और 80 मीटर दी हुई हैं। फार्म हाउस के तीनों तरफ तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने इसमें अधिकतर क्वेश्चन देख लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन दिया 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, तो ये वर्ग बोल रहा है, तो वर्ग के फॉर्मूला क्या होता है? 4 × A होता है, तो A दिया ही हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका आप गुणा करेंगे यदि 4 × 8 का, तो आपका 32 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। जितनी भी बातें थी वो हम सब आपको बता चुके हैं। हमने आपको वर्ग हुआ, परिमाप, जिसका परिमाप कैसे निकालते हैं,
परिधि हो या फिर व्यास, सब चीज़ बता चुके हैं, वृत्त। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारी जानकारी मिली होगी। और जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं वो आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं, तो इनका आंसर जो है आप ईजिली दे पाएंगे। अगर नहीं आप आंसर दे पाते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम अपने अगले वीडियो में कवर कर देंगे इन सारे क्वेश्चंस को। और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर बहुत ही आराम से दे पाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। और आप बहुत ईजिली इस नंबर से, इस चैप्टर से आपको आराम से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुत ईजिली आप बना लेंगे। ठीक है, फार्मूले को कभी रटने की कोशिश मत कीजिएगा, फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फार्मूले समझकर ही आप याद रख सकते हैं, रटकर नहीं याद रख पाएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप यदि शेयर करेंगे तभी हमारे वीडियो चैनल को और ग्रोथ मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपसे जुड़ने का, लोग और जुड़ेंगे, और कॉलेजेस की बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, सब लोग जुड़े रहेंगे तो इसको ग्रोथ मिलेगी चैनल को, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।